सीएसआईटी के तो होंगे ज्यादातर, सीएसआईटी के तो होंगे बच्चे। यस Yes, नाइस sir. वन। ओके यस सर। श्योर, चलो सही है। एक्साइटमेंट बनाए रखना एंड तक। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। जब हमने भी जब मतलब मैं सेकंड ईयर में था और यही जो एग्जैक्ट चीज एक साल पहले हो रही थी, तब भी फर्स्ट क्लास जो थी ना, उसमें ऐसे ही 100+ ही बच्चे थे, ठीक। बट एंड होते होते मोस्ट 20-30% रह जाता, ठीक। तो ये अपनी एक्साइटमेंट बनाए रखना थ्रू आउट द प्रोग्राम। सर हाँ यार, सर हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं लेकिन मीटिंग फुल बता रहा है सर। ये लिमिट लग रखी क्या वरद? वरद कौन से आईडी से कर रहे हैं मीटिंग? ना मीटिंग तो G-Suite से मैंने बनाई है। बनाई थी, जी सूट से ही है मीटिंग तो, बट फिर लिमिट लिमिट कैसे लग गई? लिमिट 250 की है ना यार, 100 ही क्यों आ रही है? अच्छा अच्छा, जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी। तो कल हम लोग इस इशू को देख लेंगे कि क्या करना है इस चीज़ का, ठीक है। तो अभी उसको उनके लिए रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, तो इट्स नॉट अ इशू कि अगर तुम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, कल से हम लोग ये इशू देख लेंगे यार। हमें पता नहीं था कि इस पे 100 की लिमिट लग रखी है। ओके फाइन, सर अभी जो कुछ नहीं कर नहीं कर पा सकते? रहे वो क्या, ठीक है। तो जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे उनको मीट की रिकॉर्डिंग वैसे मिल जाएगी, तो उसका इशू नहीं है। ओके तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, ये जो क्लासेस है ये आप लोगों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाएंगे इस क्लासेस में। जो सिखाएंगे वो आपके सेकेंड ईयर के गीक्स के मेंबर्स हैं, ठीक। थोड़ी देर में इंट्रो हो ही जाएगा तुम्हारा उनसे। आलोक, शुड वी स्टार्ट? मोटिवेशन की जरूरत है क्या तुम लोगों को? होनी तो नहीं चाहिए, पहली क्लास है। मोटिवेशन तो नो बीच में सर। चाहिए होती है, राइट, जब ना भाई। छूटने लगता है। ठीक है आलोक, यस सर। यू कैन गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम आलोक द्विवेदी है, मैं सीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और हम लोग आपको C++ में कोड करना सिखाएंगे। आज की जो क्लास है वो बेसिक है और आपको पता ही होगा कि हम लोग कोड क्यों करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, मशीन जो होती है हमारी लैंग्वेज नहीं समझती और मशीन की लैंग्वेज हम नहीं समझते, क्योंकि मशीन बाइनरी में वर्क करती है और हमारी लैंग्वेज अलग होती है। अब हमको अपना जो भी टास्क है उसको मशीन को बताना है, तो या तो हम मशीन की लैंग्वेज में बताएं क्योंकि मशीन अपनी लैंग्वेज जानती होगी, या फिर हम अपनी लैंग्वेज में बताएं तो मशीन हमारी लैंग्वेज तो जान नहीं सकती। अब मशीन की जो लैंग्वेज होती है 0101 वाली, वो हमारे लिए टफ हो जाती है। उस हर एक चीज़ को याद रखना हमारे लिए टफ होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज बनाते हैं जो मतलब हमारे लिए सुटेबल होती है। इंग्लिश में मोस्टली सारी थिंग्स लिखी होती हैं और हम लोग अपना कोड करते हैं और कंपाइलर के थ्रू वो कोड मशीन लैंग्वेज में चेंज होता है 0101 में, और फिर वो मशीन हमारी उस कोड को रीड करती है और उस हिसाब से जो भी टास्क होगा उस टास्क को परफॉर्म करती है। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस सर। मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो जैसे अब तुम सब लोग देख पा रहे होगे, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये हमारी कोई मशीन है और इस मशीन के अंदर कुछ भी काम हो रहा है, कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं और मशीन के अंदर कुछ काम होता है और वो आउटपुट के थ्रू हमारे पास कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे आटा चक्की होती है, आटा चक्की के अंदर आटा कैसे पिस रहा है ये हमको दिखाई नहीं देता। इनपुट में हमने गेहूं डाला, चक्की में गया, अंदर जो भी जिस तरीके से भी पिसा हो हमें कुछ भी नहीं पता, उसके बाद बाहर आटा पिसा हुआ निकलता है। आप एटीएम में जाते हो, आप अपना एटीएम कार्ड डालते हो, सारी प्रोसेस करते हो कि हमें विड्रॉ करना है, कितने विड्रॉ करना है, अपना एटीएम पिन वगैरह डालते हो,
और उसके बाद आपको आउटपुट में जितने भी पैसे आपने विड्रॉ के लिए डाले होंगे वो पैसे आपको मिल जाते हैं। अब तो जो CS और IT के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता क्या है कि उनको यही सारी चीजें पढ़नी होती हैं कि मशीन काम कैसे कर रही है, या फिर मशीन के अंदर जो भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। या फिर जैसे तुमने कैलकुलेटर देखा, कैलकुलेटर में हम 1+2 करते हैं, 1+2 करने पर 3 आ जाता है। अंदर ये चीज कैसे हो रही है, मशीन इस चीज को कैसे समझ रही है, ये सारी चीजें हमको देखनी होती है। ठीक है, तो आप सब लोगों से क्वेश्चन है, अभी जो एक हाथ बना हुआ है स्क्रीन पे, इसमें कितनी फिंगर्स है? सर 4 नहीं, थंब को इंक्लूड करके भी बोलना है। 5 ठीक है, तो इसमें 5 फिंगर्स हैं। तो इसमें जैसे आपने बताया कि इसमें 5 फिंगर्स है, तो आपने किस बेसिस पे बताया? आपको आप हमें जैसे अगर हमको काउंटिंग नहीं आती होती बचपन से तो हम नहीं बता सकते थे कि इसमें कितनी फिंगर्स हैं। ठीक है, तो अब जैसे किसी भी रो में 10 आदमी बैठे हुए हैं और किसी आदमी ने तुमसे बोला कि देखो कि इस रो में कितने कितने लोग बैठे हैं। तो अब हमें अगर काउंटिंग आती है तो हमने क्या किया कि उन सारे जितने भी आदमी बैठे हुए थे उनको गिन करके वहां पे वापस जा करके बता दिया कि हाँ इस रो में 10 लोग बैठे हुए हैं। अगर हमें काउंटिंग नहीं आती तो हम लोग क्या करते, एक पेपर लेते और उस पेपर में कुछ ना कुछ एक सिंबल बना करके सिंबल बनाते और जा करके उस आदमी को दिखा देते कि आप ये पेपर देखो, इस पेपर में जितने भी सिंबल्स बने हुए हैं ना बस इतने ही आदमी बैठे हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को अब तुम समझो, अगर ठीक है 4-5 बने हुए हैं, 10 सिंबल्स बने हुए हैं तो मतलब समझ में आता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास अगर 1000 लोग बैठे हैं तो फिर 1000 लोगों के लिए अलग अलग सिंबल बनाना एक टफ टास्क होगा। ठीक, तो ये जो अभी आपने काउंटिंग बताई या जो काउंटिंग हमें बचपन से पढ़ाई जाती है वो डेसिमल फॉर्म होती है, जिसका बेस 10 होता है। मतलब 10 यूनिक डिजिट्स होती हैं उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब अगर एक फिंगर होगी तो हम उसको एक सीधी लाइन 1 से डिनोट करते हैं, और अगर कुछ भी नहीं होगा उसको 0 से डिनोट करते हैं, जैसे 0 दिख रहा है। कुछ भी नहीं होता उसको 0 से डिनोट कर देते हैं। अगर केवल एक आदमी होता है तो उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर 2 आदमी होते हैं तो उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। 3 होते हैं तो इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ऐसे करके 9 हमारे पास यूनिक डिजिट्स हैं, इसलिए इस डेसिमल का जो बेस है वो 10 है। तो ये नंबर का रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, सेम वही चीज अगर मेरे पास केवल 2 नंबर्स ही हों, 0 और 1, तो 2 नंबर हैं तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। और इसमें जैसे 2 यूनिक सिंबल्स थे 0 और 1, तो इसका बेस हो जाएगा 2, जैसे डेसिमल का बेस था 10। ठीक है, और ये जो 0 और 1 होता है ये सारा बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। बिट्स सबसे छोटी यूनिट होती है, जैसे आपने सुना होगा ना KB, किलोबाइट, MB, मेगाबाइट, GB, TB, ये सारी चीजें सुनी होंगी। फिर बाइट्स होती, किलो बाइट्स है तो कई सारी बाइट्स मिला करके किलो बाइट्स बनी, और एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। तो ये सारी चीजें मतलब 0 और जो 0 है ना वो बिट मतलब एक बिट में स्टोर होगा 0, और 1 है वो एक अलग बिट में स्टोर होगा। मतलब सबसे छोटी इकाई होती है 0 और 1 के लिए। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये एक स्विच दिख रहा है आपको, जैसे प्लग होता है ना हमारे लैपटॉप के चार्जर का प्लग ही होता है, और ये प्लग कनेक्टेड है हमारी इस बल्ब से। मैं मतलब बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो 0 और 1 होता है ये डिजिटल में काम कैसे करता है। जैसे कि बल्ब होता है, बल्ब की 2 स्टेट पॉसिबल हैं, या तो वो बल्ब जल रहा होगा या वो बल्ब बंद होगा। तो जैसे 0 डिनोट करते हैं हम बल्ब को बंद करने के लिए, बंद अगर बल्ब बंद है तो हम उसको डिनोट करते हैं 0 से, मतलब एक समझने के लिए। और अगर बल्ब जल रहा है तो हम उसको डिनोट करते हैं 1 से। ठीक है, तो आप बताइए इनमें से ये जो तीनों बल्ब रखे हैं ये कौन कौन सी स्टेट पे है? पहला बल्ब कौन सी स्टेट पे है? 0 दूसरा 0 तीसरा 0 0 तो ये 0 0 0 है। इसका कैसे होगा?
001 001 001 इसका 011 इसका 111 हाँ 11 और ये 000 फिर ये फिर 001 001 आ गया 010 आ गया। तो आप 010 लोगों ने पढ़ा होगा ना हाँ 9th 10th 11th में भी आपने पढ़ा, 11th में भी नहीं मतलब 8th में भी पढ़ाते हैं ना बाइनरी टू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आप देखें ना तो ये बल्ब भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी टू डेसिमल जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना ये बल्ब भी वही सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक की वैल्यूज थी इसमें। ठीक है, अब जैसे ये 123 लिखा हुआ है आपकी डिस्प्ले पे, 123 लिखा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि ये जो 123 है ये नंबर बना कैसे है। तो आप देखोगे कि 3 की मतलब 1 है तो 1 मतलब 100 होगा प्लस 20 होगा प्लस 3 होगा। ठीक है, जैसे मतलब हमारे पास 123 रुपए हैं ऐसा समझ लो, हमारे पास एक 100 रुपए की नोट है, एक 20 रुपए की नोट है और एक 3 रुपए का सिक्का है। ठीक है, 3 का सिक्का नहीं होता, 3 रुपए का सिक्का है हमारे पास, जस्ट एज्यूम करना है आपको। तो ये जो 123 का जो रिप्रेजेंटेशन होगा 123 बना कैसे, एक 100 की नोट ली, एक 20 की नोट ली और एक 3 रुपए का कॉइन लिया और तीनों को मिला करके हमने 123 बनाया। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे थ्री का जो मतलब 1 पोजीशन है, 2 टेंस पर है और 100 पर है। जैसे 1 10 100 1000 ये सब पढ़ते थे ना LKG UKG वगैरह में, तो फर्स्ट सेकंड में भी yes पढ़ते sir हैं। place values हाँ, तो ये 100 + 20 + 3 तो 123 आपका बन जाता है। तो इसमें जो सबसे जो लीस्ट जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो 1s होगी, फिर 10s होगी, फिर 100 होगी। अगर देखोगे 1 को 1 10⁻0 करेंगे तो 1 होगा, है ना। मतलब 10 यहाँ पे क्या है, 10 बेस है हमारे डेसिमल नंबर का। डेसिमल नंबर जो हमने देखी थी 0 से लेकर के 9 के बीच, 0 से लेकर के 9 तक थी, उनका बेस 10 था। तो जो सबसे राइट में जो डिजिट होगी ना उसमें मल्टीप्लाई होगा 10⁻0 का, उसके लेफ्ट में जाओगे 10⁻1 का मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके राइट में जाओगे 10⁻2 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 123 में देखो इसमें 3, यहाँ पे देखो 3 का मल्टीप्लाई हुआ 10⁻1 से, 2 का मल्टीप्लाई हुआ 10 टू द पावर मतलब 3 का मल्टीप्लाई हुआ 10⁻0 से, 2 का मल्टीप्लाई हुआ 10⁻1 से और इस 1 का मल्टीप्लाई हुआ 10⁻2 से। तो इस तरह से हमारा 123 फॉर्म हुआ। अब जैसे डेसिमल में बेस हमारा 10 था, सेम वैसे ही बाइनरी में बेस हमारा होता है 2। तो जैसे वहां पे हम देख रहे थे कि 10⁻0 सबसे राइट साइड में, जो सबसे राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी उसमें मल्टीप्लाई होगा 10⁻0 का, उसके बाद फिर 10⁻1 का मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगी, ऐसे चलेगा। सेम वैसे ही बाइनरी में जैसे भी कोई नंबर लिखा होता है उसमें मल्टीप्लाई होता है, जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसमें 2⁻0 का मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होकर के उसके लेफ्ट में जो बिट होगी उसमें 2⁻1 का मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, जो उसके लेफ्ट में होगी उसमें 2⁻2, ऐसे करके आप लेफ्ट साइड में जाते जाओगे। अब 2⁻0 का मतलब क्या है 1, 2⁻1 का मतलब है 2 और 2⁻1 का मतलब है 2 और 2⁻2 का मतलब है 4। तो जैसे वहां पे हमने देखा था ना 1, यहाँ पे 1 था डेसिमल में, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 100 था। ठीक है, तो जैसे कोई भी वैल्यू अगर आपकी बाइनरी में लिखी हुई है 000 में, तो अगर आप इसको डेसिमल में पढ़ोगे तो ये कौन सी वैल्यू लिखी है। हेलो, यस सर। कोई रिस्पांस क्यों नहीं दे रहा। समझ तो आ रहा है ना सभी को। यस सर। यस सर। यस सर।
हाँ, आपको जहाँ पे भी समझ में नहीं आया आप वहां पे बोल दीजिएगा। मतलब ये एक बेसिक चीजें थी। मैं ये बताना चाह रहा था कि जो भी काम होता है वो 0 और 1 में होता है। ये तो मैं भी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन वगैरह बता रहा था। अब मतलब मेरा मेन मोटिव ये है कि जो भी काम होता है वो सारा 0 और 1 में होता है। अभी आगे आगे जब जब तक हम लोग अभी आगे आएंगे ना, आगे की स्लाइड्स में, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। वहां पे आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज हो रही है वो 0 और 1 के फॉर्म में ही स्टोर हो रही है। ठीक है, तो अब मैं आपसे सिंपल ये पूछ रहा हूं कि अगर 0 0 0, जैसे मैंने अभी 123 को बताया था कि जो यहाँ पे 3 था, 3 का मल्टीप्लाई होगा 10⁻0 से, प्लस होगा 2 का मल्टीप्लाई होगा 10⁻1 से, फिर प्लस होगा 1 का मल्टीप्लाई होगा 100 से, फिर प्लस होगा। उन सबको जब ऐड करेंगे तो हमें उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर मिलेगा। तो वैसे ही बाइनरी में अगर ये 0 0 0 लिखा हुआ है तो ये इसको इसको मतलब इसका अगर हमें डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो सबसे राइट साइड के जो बिट है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? यस सब लोग यस सर। इतना Yes, शांत sir. क्यों बैठे हो? मतलब कुछ हाँ भाई, यस सर करेंगे करेंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा, फिर प्लस होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 होगा, फिर उसको प्लस करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो तुम देख रहे हो सब में 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 0 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो सारी नंबर्स मिला करके 0 हो जाएंगी। तो मतलब ये जो नंबर लिखी हुई है बाइनरी में, ये डेसिमल में 0 के बराबर है। ठीक है, और अगर 0 0 1 लिखा हुआ है, इसको तुम ये क्या होगा डेसिमल में? 1 1. ये डेसिमल में 1 होगा। ठीक है, 4 का 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 0 ही होंगे, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। अब ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? 0 1 0 0 1 0, लेकिन 0 1 0 डेसिमल में क्या लिखा हुआ है? ये तो बाइनरी में 2 लिखा हुआ है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 होगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ये टर्म तो चली गई, ये टर्म भी चली गई, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 हो गया। ऐसे ही देखोगे तो ये हो गया 3। ठीक है, Yes, sir. ये 3 है, और ये है, 4, 4. और ये क्या? 4, sir. 5 ये 5, 5. 5 होगा ये क्या है? 6, ये क्या है? 6. 7, 7. 7। 7 तो माइक से तो आप लोगों को ये समझ में आ गया ना कि जो बाइनरी में नंबर लिखी होती है वो एक्चुअल में मतलब उसका डेसिमल इक्विवेलेंट हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर जो डेसिमल में जो भी वैल्यू लिखी है उसको बाइनरी में हम लिख सकते हैं, है ना? तो जैसे हमने जैसे मैं आपसे व्हाट्सएप चैट कर रहा हूँ और आपने मुझसे पूछा कि ये जो मैंने तुमसे कितने पैसे उधार लिए थे, तो मुझे बताना था कि 45 तुमने मुझसे उधार लिए थे पैसे। तो जैसे मैंने 45 अपने व्हाट्सएप की टेक्स्ट में टाइप किया और उसको सेंड किया, तो वो 45 जाता है मशीन के अंदर, और वो 45 एक दो डिजिट आगे बढ़ रिप्रेजेंट जाएगा होगा या पीछे 0 1 के जाएगा। फॉर्म में। 45 का जो 0 1 रिप्रेजेंटेशन होगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में वो स्टोर होगा, उसके बाद फिर वो आपके पास पहुंचेगा, उसके बाद वापस से डिकोड होगा और आपको 45 आपकी स्क्रीन में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से बताने का मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर्स हैं वो बाइनरी में डायरेक्टली कह सकते हैं ना कि एनक्रिप्टेड जाते हैं। क्या? एनक्रिप्टेड मैसेज कह सकते हैं ना उसको। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नंबर्स हैं, नंबर मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी चीजें हम लोग कंप्यूटर में कर रहे हैं ना वो सारी चीजें बाइनरी में होती हैं। तो नंबर्स भी बाइनरी में कैसे स्टोर हो रहे हैं ये तुम्हें समझ में आ रहा है? जैसे जैसे हमने ये 7 का रिप्रेजेंटेशन अभी जो डिस्प्ले पे दिख रहा है ना तुम्हें 1 1 1, ये 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि जो भी नंबर्स हैं वो बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट होंगी। ठीक, Yes, sir. उसके बाद नंबर्स के बाद आता है हमारे पास Yes, अल्फाबेट sir. आते हैं। आलोक, 1 मिनट। हाँ सर। अच्छा, तुम लोगों को ये समझ में आ गया ना जो मतलब
कंप्यूटर वो बाइनरी पे काम करता है, राइट? ये तो Yes, क्लियर है। लाइट चल कोई भी एक, सिर्फ कोई एक बार में मेरे को ये एक्सप्लेन कर सकता है क्या क्यों कर रहा है, बाइनरी पे ही क्यों कर रहा है? डिमांड होगी उसकी भाई। तुम्हारी डिमांड फिलहाल कुछ और लग रही। तुम्हारी हम्म, क्या हो गया भाई? क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करता है और इलेक्ट्रिसिटी में हम इनपुट 0 और 1 में ही दे सकते हैं। वो 0 को एज फॉल्स और 1 को एज ट्रू लेता है, यानी कि जब 1 है तब करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट में से, और जब 0 है तब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। राइट, दैट्स द आंसर कुलदीप। ठीक है, आई थिंक क्लियर है ना सबको ये चीज? Yes, sir. यस सर Yes, sir. ठीक ठीक, ओके आलोक कंटिन्यू। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जैसे तुमने बोला कि अभी हमें ये पता होगा कि कंप्यूटर जो है ना वो हमारी डिजिटल डिवाइस है। आपने देखा होगा एक डिजिटल डिवाइस होती है और एक एनालॉग होती है। एनालॉग में साइनसोइडल ग्राफ बनता है और डिजिटल में आपने देखा होगा स्क्वायर टाइप का ग्राफ बनता है। तो जैसे हमारे यहाँ जो एसी करंट आती है ना घर में, एसी करंट जो आती है वो डिजिटल में नहीं आती, वो एनालॉग में आती है। एनालॉग फॉर्म यानी साइनसोइडल फॉर्म में आती है। मतलब अगर वो मतलब अपने मिनिमम से अपने मैक्सिमम के बीच में हर एक स्टेज को अटेंड करती है ना। साइन एक्स का ग्राफ जब हम बनाते हैं ना तो वो सब जगह अटेंड करता हुआ जाता है। अगर आप -π/2 से +π/2 तक जा रहे हो तो -π/2 से +π/2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आती हैं उन सबको वो टच करता हुआ जाता है। मतलब उन सारी स्टेट से होकर के वो जाता है। ऐसे नहीं करता कि -π/2 से सीधे +π/2 में चला गया। और हमें पता है कि हमें पता है हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल डिवाइस है और डिजिटल में 0 और 1 होते हैं, क्योंकि उसमें केवल 2 ही स्टेट होती हैं। उसमें 0 और 1 के बीच में जो भी स्टेट होती हैं वो सारी स्टेट्स नहीं होती, वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारा डिजिटल डिवाइस है, इसलिए ये हमारा 0 और 1 में काम करता है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. अभी हमने देख लिया कि जो Yes, हमारी sir. हाँ, एक बार ओके बोल देने पर मतलब सही होता है, एक को समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं उसी टाइम। ठीक है, हाँ, तो अभी हमने देखा कि न्यूमेरिक वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5। इन सबको हम अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो इन सबको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास आते हैं अल्फाबेट्स भी तो भेज सकते हैं। आपको भेजना है तो मैं कुछ ABCD में लिख करके भी आपको कुछ टेक्स्ट कर सकता हूँ। तो हमारे पास आता है अल्फाबेट। तो अब आता है कि अल्फाबेट कैसे स्टोर होता है। तो अल्फाबेट की जो एक एस्काई टेबल बनाई गई है, तो एस्काई टेबल में अल्फाबेट का जो भी नंबर दिया गया, हर एक अल्फाबेट का और हर एक सिंबल का, हर एक न्यूमेरिक जो वैल्यू है उसका अलग अलग नंबर दिया गया उसमें। तो उसमें जो कैपिटल है, कैपिटल A का नंबर दिया गया है 65। ठीक है, और 65 को तुम जब बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो 01000001 इस फॉर्म में तुम रिप्रेजेंट करोगे बाइनरी में। तो यहां से ये पता चलता है कि जो हमारी अल्फाबेट है वो भी बाइनरी में डिकोड होती है। ठीक है, और ये मैंने बताया एस्काई टेबल होती है। अब आप यहाँ से देख सकते हो A की वैल्यू, A के लिए अगर एस्काई वैल्यू 65 है तो B की 66, C की 67, ऐसे करके चलती रहती है। H की 72 है, I की 73 है। और ये जो अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है ये आपकी एस्काई टेबल है। इस पे स्पेस के लिए भी ये बहुत सारे सिंबल्स भी दिख रहे होंगे। इन सारे सिंबल्स के लिए भी एस्काई वैल्यूज क्रिएट की गई हैं। और मतलब और एस्काई वैल्यूज जो होती हैं वो डिकोड होती हैं बाइनरी में और फिर वो आगे प्रोसेस होती है हमारी। अब जैसे मुझे आपका कांटेक्ट मिला और जब मैं व्हाट्सएप पे आपसे पहली बार बात करता हूँ तो मोस्टली ऐसा होता है ना, सब लोग हाय भेजते हैं, है ना? हाय भेजते हैं ना सब। Yes, sir. तो हाय भेजने में पहले आप एच लिखोगे, फिर आई लिखोगे
और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा देते हैं, ठीक है। तो एच का जो ASCII कोड है वो 72 है, आई का ASCII कोड 73, और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसका जो ASCII कोड है वो 33 है। तो H72 में H का जो ASCII वैल्यू थी 72 और ये 72 कन्वर्ट हुआ होगा बाइनरी में। I का ASCII कोड था 73, ये कन्वर्ट हुआ होगा बाइनरी में। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का 33 जो था वो भी बाइनरी में कन्वर्ट हुआ होगा, और फिर वहां से कन्वर्ट होने के बाद ये सारी प्रोसेस हुई, उसके बाद वापस आपकी जब डिस्प्ले पर वो पहुंचा तो वो बाइनरी से जैसे 72 था तो उसको पता है कि हाँ 72 H की ASCII वैल्यू है, तो 72 को H कर देगा, 73 को I कर देगा, जो भी बाइनरी होगा उसका, और 33 का जो भी बाइनरी है उसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बना देगा। इस तरीके से जब हम हाई भेजते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ऐसे हाई पहुंचता है, मतलब हर एक जो वैल्यूज है वो उसका ASCII कोड होगा और फिर उसकी बाइनरी जो भी होगी बाइनरी वैल्यू, और उसके थ्रू आगे सारी प्रोसेस होंगी। तो यहाँ से तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि न्यूमेरिक वैल्यूज, अल्फ़ाबेट्स की जो भी ABCD वगैरह है, स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स, और जो भी सिंबल्स हैं उन सब का भी एक यूनिक कोड होता है या यूनिक वैल्यू होती है जिसको हम लोग ASCII वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। ये H का 72 का जो बाइनरी था वो लिखा हुआ है, I की बाइनरी और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की बाइनरी। व्हाट्सएप पे जब हम लोग चैट करते हैं तो नंबर्स या फिर अल्फाबेट्स ये सब तो करते नहीं, हम लोग इमोजीज भी भेजते हैं। तो सबके दिमाग में आ रहा होगा ना कि इमोजीज कैसे जाते हैं, आ रहा है किसी के दिमाग में? यस सर। यस सर। तो इमोजीज का क्या होता है कि हेलो। इमोजीज, हाँ सर। हेलो यस सर। यार आवाज ग्लिच हो रही है बहुत ज्यादा। सही आ रही है? हेलो सर क्लियर क्लियर आवाज आ रही है आपकी वही तो। क्लियर आपके साइड और कुछ नेटवर्क इशू? सर क्लियर है। आ रही है। क्लियर है सर। ओके ओके, क्लियर है सर। हाँ। तो जो भी हमारी इमोजीज होते हैं ना, इमोजीज का भी एक यूनिकोड होता है। जैसे ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला इमोजी होगा आई थिंक, है ना? कोई भी बात हंसने यस सबसे सर। पहले यही वाला इमोजी। यस सर। तो ये जो इमोजी है ना, इसका जो यूनिकोड है 128514 है, और इसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा ये जो पूरा स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब ये इमोजी जब हमने सेलेक्ट करके भेजा उसका यूनिकोड होगा, उसका बाइनरी बनेगा, वापस सारी प्रोसेस जैसे मैंने पहले बताई, हाई भेजने पे कैसे होता है, नंबर भेजने पे कैसे होता है, वैसे ये इमोजीज भी जाते हैं। अब जो कलर्स होते हैं वो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि कलर्स कैसे स्टोर होते हैं, आ रहे हैं ना? यस सर। हाँ तो यस सर। तो कलर्स का क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो भी कलर दिख रहा है, अभी हमें इसका नाम नहीं पता, मतलब कोई स्पेसिफिक कलर होता है तो हम लोग उसका नाम रख लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा क्वांटिटी अगर हम कम ज्यादा कर देते हैं ना दूसरे कलर की, तो वो कलर हल्का या फिर गड्ढा कुछ भी बनता रहता है। तो कलर के लिए होता है RGB रिप्रेजेंटेशन, R फॉर रेड और G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, ठीक है। तो कोई भी जो कलर होगा वो रेड, ग्रीन और ब्लू की कितनी कितनी क्वांटिटी मिलाई गई है उस क्वांटिटी को मिला करके मतलब वो कलर होगा और उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। जैसे ये जो अभी क्या कहते हैं उसका कोड दिखाया था जो इमोजी का, हाँ उसका सेल्फ डिजाइन कोड था या मतलब ऐसे मतलब पहले से फिक्स है उसका कोड को? नहीं फिक्स्ड मतलब है। अपनी तरफ अपनी हाँ, फिक्स है ना? और मैं एक चीज बता रहा हूँ, अभी हम लोग आगे आगे बताएंगे कि ये जो इमोजीज है ना वो एक्चुअली कलर से ही मिलकर के बना है। वो इमोजीज है ना तुम्हारा, वो कलर से मिलकर के ही बना है। और मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि जो कलर है वो भी RGB कलर से मिलकर के बना हुआ है, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से मिलकर के बना हुआ है ना? अब होता क्या है कि जैसे जब हम लोग कलर देखते हैं ना, तो जो कंप्यूटर पे जो भी वर्क करते हैं तो
तो कलर की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है ना, वो मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम 235 के आसपास होती है। हाँ 235 या 255, ठीक है। तो 0 से 255 के बीच में जो भी हम लोग मतलब वैल्यू जितनी भी चेंज, जितना कम करते जाएंगे, ज्यादा करते जाएंगे, उसी हिसाब से जो कलर की इंटेंसिटी है वो चेंज होती जाएगी। तो 72 मान लिया हमने रेड का ले लिया, और 73 इस ग्रीन का ले लिया, और 33 इस ब्लू का ले लिया मान लो, और इन सबको आपस में मिक्स किया तो हमें ये कलर मिल गया, ठीक है। तो ये जो कलर था, ये कलर भी एक तरीके से इनका भी कोड होता है, और ये कलर को हम लोग हेक्स कोड में भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो आगे आगे समझ में आएगा तुमको। तो यहाँ से मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी कलर्स हैं, वो कलर्स भी एक तरीके से, जैसे मैंने बताया ना, इसमें आर का 72% है, मतलब 72 क्या, 72 क्वांटिटी है। जैसे 0 से 255 के बीच में हमने 72 इसका ले लिया रेड का, 73 ग्रीन का ले लिया, और 33 ब्लू का ले लिया, और तीनों को जब मिलाया तो हमें ऐसा कुछ कलर मिला, ठीक है। और ये 72 73 और जो 33 था, इनका बाइनरी भी बनेगा, और उसी फॉर्म में सारी आगे प्रोसेस होगी, ठीक है। अब जैसे तुमने बोला कि ये जो इमोजी है, अब हम लोग इसको जूम करके देखते हैं, थोड़ा सा जूम किया, थोड़ा और जूम करते हैं, थोड़ा सा और जूम करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? येलो कलर। येलो कलर। येलो कलर दिख रहा है, और इस साइड में ब्लैक दिख रहा है, और ये कुछ स्क्वायर टाइप का दिख रहा है ना? यस सर। हाँ ब्लर होता हुआ दिख रहा है। तो स्क्वायर टाइप्स के जो होते हैं, इनको हम लोग पिक्सेल्स बोलते हैं। और तुम देख रहे हो कि हर एक पिक्सल का अलग अलग कलर है, मतलब देख रहे हो ना, इस पिक्सल का कलर अलग है, यहाँ पे पिक्सल, इस पिक्सल का अलग है, इस पिक्सल का अलग है। यहाँ पे सारे येलो थे तो सबका एक ही सेम ही कलर था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि येलो और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन हो रहा था। तो अचानक से सीधे तो कॉम्बिनेशन, मतलब जब हम लोग जूम करते आते हैं तो हमें ऐसी इमेज देखने को मिलती है कि पिक्सल्स दिखते हैं, और पिक्सल्स के अलग अलग कलर होते हैं, सारे पिक्सल्स के अलग अलग कलर हैं, ठीक है। तो और इन कलर का भी हमने देखा आरजीबी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ से तुम्हें ये समझ में आया कि जो भी इमोजीज वगैरह भेज रहे हैं, वो अल्टीमेट में कलर से ही बनी हुई है, छोटे छोटे कलर्स के पिक्सल्स को मिला करके वो पूरी इमेज बनी हुई है। तो और कलर का भी आरजीबी रिप्रेजेंटेशन है, आर की कितनी क्वांटिटी, जी की कितनी क्वांटिटी, और बी की कितनी क्वांटिटी। तो यहाँ से तुम्हें ये समझ में आया कि जो भी इमोजी हैं वो कलर से बने हुए हैं, और कलर का आरजीबी कोड है, तो और आरजीबी कोड है वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा। तो इमोजी भी एक तरीके से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो उसी टाइम बोल दीजिएगा। मतलब ये सारी चीजें केवल ये बताने के लिए हैं कि हर एक चीज 0 और 1 में कैसे डिपेंडेंट है। जैसे मैंने डेसिमल वैल्यूज थी, उनको बाइनरी में कैसे लिखते हैं ये बताया, कि मतलब 1 2 3 4 कैसे डेसिमल में थी और वो बाइनरी में कैसे लिखी गई, अल्फाबेट्स बताए, सारे सिंबल्स बताए। यानी हर एक चीज जो है वो बाइनरी में रिप्रेजेंट हो रही है किसी ना किसी तरीके से, तभी हमारा जो सारा काम है वो बाइनरी से हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे दिमाग में आएगी, चलो भाई इमोजी भी भेजते हैं हम लोग, तो इमोजी कैसे बनते होंगे बाइनरी में। तो इमोजीज को जब हमने जूम करके देखा, कलर के पिक्सल्स मिले, कलर के पिक्सल्स का हमें पता है आरजीबी कोड होता है, आर की इतनी क्वांटिटी, जी की इतनी, और बी की इतनी, और उन सबको पिक्सल्स को मिला करके वो इमोजी बना है। और वो पिक्सल्स जो कलर के पिक्सल्स हैं उनका भी बाइनरी कोड है, ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब इमेज भी आ गई। मतलब अब जैसे मैंने इमोजी को बताया ना, सेम वैसे ही इमेज भी होती है। इमोजी और इमेज में क्या डिफरेंस है? सेम वही चीज है, सारी पिक्सल से बन करके, पिक्सल से मिल करके बनी होती हैं। तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, इमेज में पिक्सेल्स ज्यादा हाँ? होते हैं। इमेज में पिक्सेल्स ज्यादा होते हैं। हाँ, पिक्सल्स ज्यादा होंगे, मतलब छोटे छोटे पिक्सल्स को मिला करके ही इमेज बनती है, ठीक है। यस यस सर। और लोग, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर, और समझ सर आ रहा है।
आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, मतलब इंटरेस्ट तो आ रहा है ना? हाल हाँ सर। यस सर। और कुछ ज्यादा ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा मैं? अगर ज्यादा तेज बोल रहा हूँ तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। ठीक नहीं है? सर, नहीं सर, सब सही है। नो सर, बट नहीं वॉइस सर, क्लियर बढ़िया नहीं आ रही है गुड सर। आपकी। सबको Excuse me, क्लियर नहीं आ रही sir. आवाज? क्लियर है सर। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर, बहुत स्लो आ रही मैडम है। का नेटवर्क सर इशू क्लियर है, है, आपका तो सही है। सर क्लियर आवाज है। जिनको क्लियर नहीं आ रही ना, आप वॉल्यूम थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, या फिर अगर हेडफोन वगैरह हो ना नहीं तो सर, आप हेडफोन, फुल है इसीलिए बोला। आप हेडफोन लगा लीजिए। हेडफोन से क्या होता है ना, वो अगर वैसे स्पीकर से आती है आवाज तो वो बाहर फैल जाती है। ओके सर। हाँ, बाकी मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप, हमने देख लिया कि नंबर्स भेजते हैं तो कैसे वो बाइनरी में रिप्रेजेंट हो रहा है, इमेजेस कैसे रिप्रेजेंट हो रही हैं, ABCD वगैरह ये बाइनरी में कैसे जा रही हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू हम वीडियो भी भेजते हैं ना। तो अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि वीडियोस मतलब कैसे बाइनरी पे, वीडियोस कैसे बाइनरी पे बनती होगी, है कि नहीं? यस सर। फ्रेम बाय हाँ फ्रेम इमेजेस को शो हाँ करते हैं। हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हैं। तो आप सब लोगों ने मतलब फ्लिप बुक का नाम सुना होगा। नहीं सुना हो तो मतलब ऐसी बुक होती है एक साथ। मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ, इस वीडियो को आप देखिए। ओके, वीडियो से वीडियो में तुम्हें मतलब क्या समझ में आया? कोई कोई बता सकता है? हाँ बोलिए। Video is a combination of many images made from pixels. हाँ, सर मैं तो नहीं देख पाया सर। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर कैन यू प्ले इट वंस मोर? यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स। एक और बार प्ले करने की बोल रहा हूँ दोबारा। ओके, यस सर। अभी आया समझ में? 1 Yes, मिनट sir. आलोक, हाँ सर। कोई हॉस्टलर है आई थिंक, हिमांशु करके, राइट? यस सर। अभी कैमरा ऑन किया था उसने, देख लेना। ठीक ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ, तो आप में से किसी ने बताया कि जो वीडियो है ना वो सेट ऑफ इमेजेस हैं। मतलब वो वीडियो नहीं है, उसमें बहुत सारी इमेजेस हैं और वो एक साथ चल रही हैं। मतलब एक साथ क्या, एक के बाद एक 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 इमेज आ रही है। जैसे फ्लिप बुक से तुम्हें दिखा, एक बच्ची थी हाथ में फ्लावर लिए खड़ी थी और धीरे धीरे बादल आया उसके सिर के ऊपर आ गया। सिर के ऊपर आने के बाद बादल पानी बरसा करके वापस चला गया। ये सारी चीजें उस जो भी आर्टिस्ट ने बनाई थी, एक फ्लिप बुक में बनाई थी बहुत सारी इमेजेस, और उनको एक साथ उस बुक को उसने हाथ से पकड़ के ओपन करता गया। तो वो हमको ऐसा दिखा कि ये सारी चीजें एक मतलब हो रही हैं, एक प्रोसेस हो रही है ये सारी चीजें, है ना? लेकिन वो थी नहीं, वो थी एक इमेज। तो ऐसा ही वीडियो में होता है। अब होता क्या है कि हमारी आंखें जो होती है ना, अगर कोई भी चीज है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 30 to 60 हर्ट्ज है, 30 to 60 हर्ट्ज, मिनिमम आप 30 मान सकते हो, 30 to 60 हर्ट्ज के आसपास तक होती है, या फिर मतलब इस 30 से कम, तो वो देख पाती है कि हाँ इसमें मतलब ये मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को हमारी आंख फील कर पाती है। ठीक है, जैसे लाइट का बल्ब होता है ना, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारे इंडिया में?
पता है किसी को? 50 हर्ट्ज। हाँ, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। तो उस 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 50 साइकिल्स। एक सेकंड में सर। एक सेकंड में 50 टाइम करता है। हाँ, 1 सेकंड में 50 साइकिल्स, मतलब 50 बार वो ऑन होगा और 50 बार वो ऑफ हो रहा होगा। 50 टाइम्स ऑन, 50 यस सर। टाइम्स। लेकिन ये सारी प्रोसेस इतनी जल्दी होती है 1 सेकंड में, आप खुद सोच सकते हो ना कि 1 सेकंड में बल्ब 50 टाइम्स ऑन और 50 टाइम्स ऑफ हो रहा है। तो हमारी आंखों की मतलब हमारी आंखें इतनी तेज फ्रीक्वेंसी को देख ही नहीं पाती कि बल्ब अच्छा जल बुझ भी रहा है क्या 1 सेकंड में, ये हमें पता ही नहीं चलता। और हमें वो बल्ब ऐसा लगता है कि ये लगातार जले जा रहा है, जले जा रहा है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही होता है वीडियोस में। वीडियोस में क्या होता है, 1 सेकंड में मतलब आप समझ लो जैसे 50 हर्ट्ज की जो हमारी बल्ब की फ्रीक्वेंसी थी, हम वो नहीं देख पा रहे, तो उसी पेस में या फिर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की इमेजेस हमारा जो कैमरा होता है ना, वो क्लिक करता जाता है, क्लिक करता जाता है, और उन सबको एक साथ कलेक्ट करके। हाँ, किसी का माइक्रोफोन ऑन है क्या? तो एक साथ वो क्लिक करता जाता है, और उन सबको एक साथ जब वो चला देता है तो वो वीडियो बन जाती है। तो अब तुम्हें यहाँ समझ में आ गया कि वीडियो भी सेट ऑफ इमेजेस होती है, और इमेज इमेज अभी हम लोग पीछे देख करके आए हैं कि कैसे ही वो बाइनरी में इमेज रिप्रेजेंट होती है ना। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि जो वीडियो है वो बाइनरी में कैसे स्टोर होती है। ठीक है, यस सर। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है क्या कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या, या फिर कुछ? नहीं सर, अभी तो आ रहा है। All is clear, sir. सर आवाज हाँ समझ में। हाँ, तो ठीक है, आप यस बोल दीजिए। ठीक है, फिर ऐसा लगता है ना कि किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या, या फिर अच्छे से वॉइस नहीं जा रही, ऐसा कुछ। तो आपको ऐसा समझ में आ गया न्यूमेरिक, हाँ, न्यूमेरिक वैल्यूज कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट हो रही है, अल्फाबेट, सिंबल्स, वीडियोस, इमेजेस, ये सारी कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट हो रही हैं। अब आपने सोचा होगा कि यार वीडियो तो भेज लिया, ऑडियो भी भेजते हैं हम व्हाट्सएप के थ्रू, भेजते हो कि नहीं भेजते? वॉइस मैसेज यस भेजते हो? सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो वॉइस मैसेज का क्या होता है कि जो भी मतलब जो हमारी वॉइस होती है ना, उसकी भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी और उसकी जो टोन होती है उसकी भी अलग अलग यूनिकोड होते हैं। वो बाइनरी में रिप्रेजेंट मतलब बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं, और फिर वो वापस जाता है, फिर डिकोड होकर के बाइनरी से वापस वो उसी फॉर्म में हमको सुनाई देता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी जो आवाज है वो मेरे माइक्रोफोन के थ्रू जा रही है, और वो बाइनरी में डिकोड हो रही है, फिर बाइनरी में ट्रेवल करके जो सारी प्रोसेस बैकएंड में हो रही है, उसके बाद वापस से बाइनरी से म्यूजिक के फॉर्म में डिकोड हो रही है, और वो म्यूजिक आपको या वॉइस जो है वो आपको सुनाई देता है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम मोस्टली यही सारी चीजें करते हैं ना अपने कंप्यूटर के अंदर। या तो म्यूजिक होगा, या तो वीडियो होगा, या फिर कोई चीज हम लिख रहे होंगे तो ABCD में लिखेंगे, सिंबल्स लिखेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे, या फिर कोई इमेज जैसे डिस्प्ले, आपको ये जो डिस्प्ले में जो इमेज दिख रही है, अब मैं बोलना चाहूँ कि ये 0 1 में कैसे स्टोर हुई है, तो आप बता सकते हो कि आप मतलब इसको जूम करोगे, आपको पिक्सल्स दिखेंगे, पिक्सल्स RGB में रिप्रेजेंट हो गए, वही सारा वो जो अभी पीछे बता गया है, वहां से ये मतलब बाइनरी से कनेक्ट हो गया कि कैसे ये भी बाइनरी में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई ना कि मशीन कैसे बाइनरी में वर्क करती है, और बाइनरी में सारी चीजें स्टोर कैसे होती हैं। अगर किसी को भी कहीं पे भी समझ में नहीं Yes, आया sir. कि ये चीज बाइनरी से स्टोर होती है, तो यू कैन आस्क। सर बाइनरी में कैसे राइट करते हैं लर्न करना जरूरी है और करना पड़ेगा। एक बार दोबारा बोलना। सर बाइनरी में चीजों को लिखना सीखना पड़ेगा। हाँ, देखो बस, अच्छा क्वेश्चन है आपका। यही चीज है ना, मैं बता रहा था कि हमारे कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज आती है, और हमको क्या आती है, हिंदी, इंग्लिश वगैरह जो भी। अब हम अगर ये सोचें, अब कंप्यूटर तो ऐसा है कि हमारी लैंग्वेज वो सीख नहीं सकता, तो फिर हम कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही बताएं
तो या फिर जो सारी चीजें हैं उन चीजों को हम बाइनरी में ही उससे बोलें, जो भी टास्क हमको परफॉर्म कराना है उसको बाइनरी में ही इनपुट दें उसको, तब वो समझ पाएगा। तो उसी काम को करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अपने लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा C++, जावा, पाइथन, ये सारी चीजें, ये जो सारी जो लैंग्वेजेस हैं, यस सर। हाँ ये सारी लैंग्वेजेस हमने बना ली, मतलब हमारे लिए वो इफिशिएंट थी, हमें उसको लिखना आसान होता है, इसलिए हम लोग उस लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि मान लो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और USA के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इंग्लिश नहीं आती, मतलब आती है पर उतनी इंग्लिश नहीं आती वो इन्फ्लुएंट बात कर सकें सपोज, और USA के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं आती होगी। तो अब उनको आपस में बात करना है, तो आपस में बात करने के लिए क्या करते हैं वो, आपने अगर कभी भी गौर किया हो तो क्या करते हैं आपस में बात करने के लिए, क्योंकि वे एक मैन को लेते हैं जो उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर सर, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर। हाँ वो एक ट्रांसलेटर को रखते हैं, मतलब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बात बोली और ट्रांसलेटर को बता दी। अब ट्रांसलेटर ऐसा है ना, ये ट्रांसलेटर को हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, तो वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात सुन करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसने USA के प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को बताई, और USA वालों की बात सुन करके उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया और फिर इंडिया वाले को बताई। ठीक, तो वही काम हमारा करता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है कि जो भी हम कोड लिखेंगे, उस लैंग्वेज में जो भी कोड हम लिखेंगे, उस लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, 010101 इसके फॉर्म में सबको कन्वर्ट करता है, और वो चीजें उसको समझ में आती हैं, और वो चीजें कंप्यूटर जो भी हमारा टास्क होगा उसको करता है, और फिर वापस से हमें जो भी आउटपुट होता है वो आउटपुट हमें दिखता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि आपको लैंग्वेजेस की जरूरत क्यों पड़ी। यस सर। हाँ यस सर। अब आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे, मतलब किसी के दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग लैंग्वेज बनाई क्यों, हमें मान लो चलो ठीक है मेरे यहाँ पे बुंदेलखंडी बोली जाती है तो मैं बुंदेलखंडी में कोड कर लेता हूँ, मेरे यहाँ अवधी भाषा बोली जाती है तो मैं अवधी में ही कोड कर लेता हूँ, और ऐसा कंपाइलर रख लूंगा जिसको अवधी भाषा आती होगी और वो उस लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। आ रहा है किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया? यस सर, थोड़ा 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 आया। ठीक है, तो अब आपने 9th या 10th में पढ़े होंगे, साइंटिफिक नेम्स पढ़े होंगे ना आपने? यस सर। बायोलॉजी में पढ़ा होगा। यस सर। तो बायोलॉजी में जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वहां से कुछ आप बता सकते हो कि साइंटिफिक नेम्स क्यों बनाए गए? जब मतलब हमें पता है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होता है सर। हाँ वहां से हमें पता है कि आदमी को इंग्लिश में ह्यूमन बोल रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है उसको बोल रहे हैं हम लोग, ह्यूमन बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक वर्ड क्यों बनाए गए? क्योंकि अगर आपने अपनी स्टडी अपने यहाँ पे की और आप एब्रॉड जा करके कहीं पे भी स्टडी करना चाह रहे हो और आपको उसका अगर साइंटिफिक नेम पता है तो आपको उस चीज को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हर एक चीज का साइंटिफिक नेम नहीं है, जो ज्यादातर जो मतलब स्पीसीज है उन्हीं का है, तो आपको वो सारी चीजें पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे आप अगर अपने यहाँ हिंदी माध्यम के स्कूल में पढ़ रहे हो ना, और आपको फॉरेन में जाकर के जर्मन में पढ़ना पड़ जाए तो आपको जर्मन पहले से आनी तो चाहिए, या फिर वहाँ अगर इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो वही उसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या बनाया, साइंटिफिक नेम्स बना दिए। साइंटिफिक नेम्स में क्या किया कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज का एक ही साइंटिफिक नेम रख दिया, और हम अब कहीं पे भी पढ़े हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई भी हमसे होमो सेपियंस बोलेगा हम समझ जाएंगे कि आदमी की बात कर रहा है, मेढक का जो भी नाम है वो बोलेगा हमें समझ में आ जाएगा। तो उसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या की, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई। ठीक है, अब मान लो आप फाइनल ईयर में पहुंच गए, आपका प्लेसमेंट भी हो गया और किसी इंडियन कंपनी में हुआ आपका प्लेसमेंट। चलो इंडिया में तो आपकी जो कंपनी है वो वहां पे मलयालम यूज होती है, आपने अपना कोड मलयालम में करना चालू कर दिया। अब आपको लगा कि नहीं मैं तो अब्रॉड जाऊंगा और वहां जाके दूसरी कंपनी में काम करूंगा। आप वहां गए,
वहाँ स्पेनिश लैंग्वेज यूज हो रही है, तो आपको स्पेनिश सीखनी पड़ेगी ना कोड करने के लिए। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई। आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए और आप कहीं पे भी रह के कोड कर सकते हैं। आप यूएसए भी जाएंगे तो भी आप C++ से कोड करेंगे तो भी आपका कंपाइलर उस लैंग्वेज को समझ जाएगा। आप इंडिया में ही रह के करेंगे तो भी कंपाइलर उस चीज को समझेगा। सिंपली इसको ग्लोबली कह सकते हैं ना। हाँ वही, मतलब वही जैसे साइंटिफिक नेम्स थे ना, सेम वैसे ही रिलेट कर सकते हो। ठीक है, यस सर। ये सारी चीजें होंगी। यस सर। यस सर। ओके, तो अब ये मैं मैंने सबसे पहले दिखाई थी। कोई भी मशीन होगी और इनपुट आप उसमें दोगे और उस आपको वो आउटपुट देगी और बीच की सारी जो प्रोसेस है वो करके। तो यहाँ पे एक टर्म आता है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो खाना खाना है, ठीक है, हम भी खाना खाते हैं और जो जानवर है वो भी खाना खाता है, लेकिन हमारे खाना खाने का मेथड अलग है और जानवर है उसके खाना खाने का मेथड अलग है। अब जानवरों में गाय का खाना खाने का मेथड अलग है, बंदर अलग तरीके से खाना खाता है, सांप अलग तरीके से खाना खा रहा है। ठीक है, तो एल्गोरिदम्स भी सेम वही होता है कि कोई एक स्पेसिफिक टास्क है, उसको करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आप ग्वालियर से आपको कॉलेज आना है ना, RJIT, आप बस के थ्रू भी आ सकते हैं, आप कार के थ्रू भी आ सकते हैं, या फिर आप एयरप्लेन के थ्रू भी आ सकते हैं। मतलब उस काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये मतलब होता है एल्गोरिदम्स का। ठीक है, तो एल्गोरिदम्स के बारे में हम लोग वो सब बाद में देखेंगे। छोटा सा व्यू देने के लिए बताया गया कि जो भी कोई काम है ना उसको कई तरीकों से कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने किसी भी काम के लिए एक कोड लिखा किसी दूसरे तरीके से, तो कोई दूसरा आदमी भी है जो उस काम को दूसरी तरीके से लिख करके उस काम को करा सकता है। अब डिफरेंस क्या होगा दोनों में कि या किसी किसी के कोड में कम टाइम लग रहा होगा, किसी का काम जल्दी हो रहा होगा, किसी का काम फास्ट हो रहा होगा। अब आप ग्वालियर से दिल्ली अगर ट्रेन से जाओगे आपको टाइम लगेगा, फ्लाइट से जाओगे आप जल्दी पहुंचोगे। ठीक है, तो उन सब के लिए एल्गोरिदम्स होती है, मतलब किसी भी क्वेश्चन को करने की बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी भी चीज के लिए जो भी कोड बता दिया गया उसका वही कोड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, तो ओके ओके सर। तो आपका कोई भी डाउट है लैंग्वेज वगैरह से रिलेटेड? जैसे कोई पूछ रहा था ग्रुप में कि इस लैंग्वेज से पढ़ाओगे, तो सर ने बताया दिया था कि C++ लैंग्वेज से पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके सर। यस सर। आज की चीजें सारी समझ में आई ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। सर ये C++ का लेक्चर कब तक चलेगा, मतलब कितने डेज में कंप्लीट होगा? हाँ, C++ में हम लोग क्या करेंगे ना, पहले जैसे आपको कोई लैंग्वेज आपको आती है क्या, कोई प्रोग्रामिंग कुछ? नहीं नहीं सर, नहीं आती। बस जावा आती है तभी थोड़ी बहुत। सर पाइथन। हाँ ठीक है, सबको अलग अलग आ सकती है। ठीक है, किसी को जावा, किसी को पाइथन। तो हम लोग C++ में कराएंगे। ठीक है, अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आपको दूसरी सीखने में टाइम नहीं लगेगा। और जैसे कुछ लोग होंगे ना जिनका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा होगा ना, 11th-12th में कंप्यूटर नहीं रही होगी, यस सर। तो यस सर। आपको आता है तो आपको ऐसा यस लगेगा सर। कि है ना। तो ऐसा कभी मत सोचना कि आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं था तो आप कोड नहीं कर सकते। ठीक है, आज की जो चीजें थी वो मतलब सारी बेसिक चीजें थी। 0-1 में कैसे रिप्रेजेंट होगा, मतलब सब कुछ ईजी होता है। आप समझोगे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, आप करने लगोगे। ठीक है। जी सर। ओके सर। ओके। और किसी के पास क्या, बहुत सारे लोगों के पास होगा ना ऐसा लैपटॉप नहीं होगा? यस यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो आप ऐसा मत करिएगा कि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप स्किप कर दें। ठीक है, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा ना? हाँ। यस सर। हाँ, तो आप यस मोबाइल सर। बहुत सारे ऐप्स हैं, यस सर। आप उनके थ्रू कोड कर सकते हो। ठीक है, हम लोग सर आपको आप वो भी सजेस्ट कर देना, आप वो भी हाँ ग्रुप में। हम लोग सजेस्ट कर देंगे, आप इंस्टॉल कर लेना, आप वहाँ पे भी कोड कर सकते हो। ठीक है। हाँ, और सर मैं ये कह रहा था कि C++ और ऐसा तो नहीं है ना, मतलब जैसे C++ अभी C+ नहीं आती,
तो सी प्लस प्लस का कोई कनेक्शन है सी प्लस के साथ? सी प्लस सी प्लस कोई लैंग्वेज है उसका नहीं। मतलब कि सी और सी प्लस प्लस में पूछा है। ओके सी और सी प्लस हाँ प्लस में हाँ पूछा ठीक ठीक। देख सी जो है ना काइंड ऑफ मतलब बहुत छोटी लैंग्वेज है, छोटी इन द सेंस जो सी प्लस प्लस है उसका अपग्रेडेड वर्जन है। हाँ राइट। ये तो पता है मेरे अगर को, मैं तभी तभी बोल रहा हूँ कि कोई कनेक्शन, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब मेरे माइंड में अभी ये सेट आ बहुत रहा है सारी कि चीजें कॉमन होती हैं, बहुत सारी चीजें कॉमन होती हाँ वही, ठीक है। है लाइक सर। लूप तुमने पढ़ी अगर सी, तो लूप लूप का हम्म, सिंटैक्स सेम रहता है सी का या सी प्लस प्लस का। हाँ हाँ तो इट विल हेल्प, अगर तुम्हें पहले से कुछ आता है तो इट विल श्योरली हेल्प। ओके। सर एक लूप तो जावा में भी होता है ना? हाँ जी यार हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप होता ही है। और ऐसा मत समझना कोई कि किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो वो स्किप कर दे, ठीक है? क्योंकि ओरिएंटेशन में भी हमने बताया था कि जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे ना, आपको डेटा स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये दो सब्जेक्ट्स आएंगे। और वहाँ पे अगर आप अभी भी नहीं सीखोगे ना तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? तो इसलिए स्किप मत करना बिल्कुल भी। समझना, जितनी बार भी समझ में ना है ना, आप उतनी बार बोलना हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है? और जैसे मतलब तुमने देखा होगा, ये तो कहा ही है कि जो कोरा कागज होता है ना, उस पे लिखना ज्यादा आसान होता है किसी भरे हुए कागज कागज की वजह से। मतलब मान लो कोई बोर्ड है, उस पे कुछ लिखा हुआ है और उस पे तुम्हें कुछ लिखना है, तो तुम्हें उसे इरेज करके लिखना पड़ेगा ना। और कोई साफ साफ यस ब्लैक सर। बोर्ड आपके पास है, तो आप साफ ब्लैक बोर्ड पे लिखना है ना, तो वो बहुत आसान होता है। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि अरे मुझे मुझे तो प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता, अरे मुझे तो कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, तो ऐसा कुछ मत सोचना, ठीक है? क्योंकि जो कोरा कागज होता है उस पे लिखना ज्यादा आसान होता है। ओके सर। ठीक है। ओके ओके सर। सर। हाँ, और किसी का कुछ डाउट है नहीं तो फिर आज का सेशन एंड करते हैं। और शेड्यूल आपको पता ही है, फिर मंडे ट्यूसडे को ऑफ रहेगा, वेडनेसडे को फिर से क्लास होगी। ओके सर। वेडनेसडे से ओके स्टार्ट सर। होगी ओके ओके सर। सी प्लस प्लस। क्या? सर वेडनेसडे से स्टार्ट होगा सी प्लस प्लस। हाँ हाँ, वेडनेसडे से आपको सी प्लस प्लस से स्टार्ट कर दी जाएगी। आज तो सारा बेसिक था। सर कितनी क्लासेस लगेगी सी प्लस प्लस की? इट्स अप टू यू, कितनी क्लासेस डजंट मैटर। तुम जितना जल्दी सीख जाओगे वो लोग उतना जल्दी सिखा देंगे। राइट। बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू। मतलब कुछ लोग होते हैं, ठीक है, क्लासेस हेल्प करती है। क्लासेस होती किस लिए? एंड में बात आती है कि तुमने क्या किया। राइट। अगर तुम क्लासेस लेके और घर पे मतलब ऐसे नॉर्मली बैठ जाते हो, हाँ 1 घंटे की क्लास अटेंड की और बैठ गए, कुछ किया नहीं, तो उस क्लास का कोई फायदा नहीं है। तो कब तक लगेगी कब तक नहीं, दैट डजंट मैटर। ठीक, तुम लोग ओके सर। सीखो, प्रैक्टिस करो। अ, अभी तो आज तो फर्स्ट ही क्लास है, आज ऐसा कुछ कोड रिलेटेड पार्ट तो हुआ नहीं है। इट्स जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें जो दी गई है। राइट। नेक्स्ट टर्न से मे बी तुम शायद पहला प्रोग्राम देख ही लो नेक्स्ट टर्न में। राइट। एक्साइटमेंट बनाए रखना यार। CSIT के हो गए मोस्टली बच्चे तो। राइट। यस सर। तो यस सर। बिना यस सर। कोडिंग के तो फिर तुम यस सर। नहीं जानते हो। सर हमें प्रोग्राम लर्न करना पड़ता है क्या? क्या? लॉजिक ही बनाते हैं प्रोग्राम्स, प्रोग्राम लर्न करने पड़ते हैं क्या? कि ना ना, लॉजिक लर्न वाला सीन नहीं है। अ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आएगा तुम्हें समझ, जैसे जैसे तुम। अच्छा, तुमने एम्पलीट्यूड रीजनिंग पढ़ी है कभी? नहीं सर। अच्छा, जैसा रहता है ना नो कि सर। रीजनिंग में थोड़ा बहुत शायद तुमको आइडिया हो कि क्या कैसे चीजें रहती हैं उसमें। मैथमेटिक्स जैसे नहीं रहती है, हाँ, उसकी आइडिया है बस। जैसे मैथमेटिक्स की अगर क्वेश्चंस को देख लो तो क्या तुम उनको रटते हो? नहीं सर। नहीं। नहीं। नो तो सर। बस सेम है यही कि लॉजिक्स बनाने पड़ते हैं। जैसे मैथ के कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें पता रहता है पहले से कि कुछ मेथड्स रहते हैं, उनका यूज़ करके हम लोगों को आंसर निकालना रहता है। हमारे पास कुछ चीज़ें पहले से पता रहती हैं, फिर उनके हम अपनी लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम लोग अपने प्रोग्राम्स को बनाते हैं। और तुम लोग को लाइक हर सेशन के बाद कुछ, अभी तो ये फर्स्ट सेशन था तो बेसिक था, कुछ आगे के जैसे सेशंस आते जाएंगे तो हर एट द लास्ट ऑफ द सेशन तुम लोग को कुछ
कोड दिए जाएंगे। तो आई होप कि तुम सब लोग उन कोड्स को बनाओ और जितने डाउट्स आए तुम सारे डाउट्स इन सेकेंड ईयर स्टूडेंट से पूछो और या फिर ग्रुप में डिस्कस करो। तो ये तुम लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा और तुम जल्दी से जल्दी ग्रेस्प कर पाओगे जो भी लैंग्वेज हैं या फिर जो भी एल्गोरिथम्स हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड डे सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड डे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पूरा हॉस्टल बोल दिया क्या? अरे विशाल, सर वी आर इन हॉस्टल। हाँ आप हॉस्टल में हो लेकिन आप मैच्योर हो गए हो, ठीक है? तो ऐसी ऐसी हरकतें नहीं की जाती ताकि दूसरे का भी डिस्टर्ब हो। जो भी बैठे होंगे वो क्या सोच रहे होंगे, मैं भी हॉस्टल से ही हूँ। सर एक क्वेश्चन था। हेलो बोलो बोलो। सर, वो जैसे आपने कोड वगैरह बताया ना इमोजी वगैरह का, कलर वगैरह के, तो सर ये याद करने पड़ते हैं क्या? जो बड़े बड़े वाले कोड थे 011 ऐसा कुछ करके। नहीं, आपको कुछ भी याद नहीं करना होगा। आप मैथ्स याद करते हो क्या? अभी विशाल सर ने बोला था ना कि आप मैथ्स जब पढ़ते थे तो आप मैथ्स याद करते थे।